हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे प्योरीफिकेशन ऑफ टोटल सेल डीएनए। टोटल सेल डीएनए की प्योरीफिकेशन के हमारे पास जो प्रोसेस है इसका उसके 4 स्टेप्स हैं। पहला जो स्टेप था वो ये था कि हमने बैक्टीरिया को ग्रो करवाना है और ग्रो करवाने के बाद उसे हार्वेस्ट करना है। दैन सेकंड स्टेप था कि हमने उसका एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करना है या उसकी सेल वॉल या इन्वेलप जो है उसकी लाइसिस करनी है, सेल कंटेंट्स को रिमूव करना है। जो थर्ड स्टेप था वो ये था कि उसके सेल एक्सट्रैक्ट में से हमने डीएनए को रिमूव करना है और जो फोर्थ वन है कि हमने जो डीएनए रिमूव किया उसे कंसंट्रेट करना है। पहले जो 2 स्टेप्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हमने थर्ड स्टेप डिस्कस करना है, दैट इज़ प्योरीफिकेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम अ सेल एक्सट्रैक्ट कि हमने जो सेल एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर किया है उसमें से डीएनए को कैसे प्योरीफाई करना है। इसके बेसिकली 2 मेथड हैं। एक तो ये है कि हमारे पास जो टोटल सेल का एक्सट्रैक्ट है, आप उस टोटल एक्सट्रैक्ट में ऐसे रीजेंट्स यूज़ करें कि डीएनए के अलावा बाकी तमाम चीज़ें जैसा कि प्रोटीन्स हैं या आरएनए है वो डीनेचर हो जाएं। एक मेथड ये। दूसरा मेथड इसका ये होगा कि आप उस सेल एक्सट्रैक्ट में से सिर्फ़ और सिर्फ डीएनए को रिमूव कर लें। 2 मेथड हैं, या तो डीएनए के अलावा बाकी तमाम चीज़ों को डीनेचर कर दें तो कॉन्टेमिनेंट्स सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे, या फिर सिर्फ़ और सिर्फ डीएनए को निकाल लें और बाकी तमाम चीज़ें बाकी रह जाएंगी। अब इसके हमारे पास जो मेथड्स हैं, फर्स्ट वन मेथड में हम फिनोल को यूज़ करते हैं जो कि एक ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन में यूज़ होने वाला मटेरियल है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि एक्सट्रैक्शन में यूज़ होता है। या फिर फिनोल की जगह पर हम 1:1 फिनोल और क्लोरोफॉर्म जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है फिनोल और क्लोरोफॉर्म का, ये प्रोटीन के प्रेसिपिटेट्स बना देता है। ये जो प्रोटीन के प्रेसिपिटेट्स हैं ये सेटल डाउन हो जाते हैं और जो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है वो एक्वस सॉल्यूशन में सेपरेट हो जाता है बाकी सारे के सारे सेल एक्सट्रैक्ट में से। अब इसके केस में हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस में ये होता है कि बॉटम पे हमारे पास ये यहाँ पे देखें, बॉटम पे हमारे पास फिनोल आ जाएगा, टॉप पे हमारे पास एक्वा सॉल्यूशन में डीएनए या आरएनए आ जाएगा और जितनी भी कोएगुलेटेड प्रोटीन्स हैं वो इंटरफेस पे एक अलग से लेयर बना देंगी। हमारे पास ये सेल एक्सट्रैक्ट है, ऑब्वियसली इसमें तमाम के तमाम सब्सटेंसेस हैं, लेकिन क्योंकि हम प्रोटीन्स को इसमें से या कॉन्टेमिनेंट्स को इसमें से रिमूव करना चाह रहे हैं, डीएनए के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो रिमूव करना चाह रहे हैं, सो इसके लिए हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ किया जिसने प्रोटीन्स को कोएगुलेट कर दिया। प्रोटीन्स कोएगुलेट हुई तो फिनोल जो है या सॉल्वेंट जो है वो बेस पे आ गया। उसके बाद प्रोटीन की एक जो कोएगुलेटेड प्रोटीन्स हैं या डीनेचर्ड प्रोटीन्स हैं उनकी लेयर बन गई और सबसे टॉप पे जो एक्वस सॉल्यूशन है उसके अंदर डीएनए या आरएनए उसका एक्सट्रैक्ट आ गया। जैसा कि हमने देखा कि हमने फ़िनोल को प्रोटीन्स को रिमूव करने के लिए यूज़ किया, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ सेल्स में प्रोटीन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। सो ऐसे केस में हम रिपीटेड फ़िनोल जो है उसे यूज़ करते हैं, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं कि एक दफ़ा हमने एक एक्सट्रैक्ट की फ़िनोल एक्सट्रैक्शन की, फिर सेकंड टाइम उसी एक्सट्रैक्ट की फ़िनोल एक्सट्रैक्शन की। मल्टीपल टाइम्स जब हम उस एक्सट्रैक्ट की फ़िनोल एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उससे उस एक्सट्रैक्ट में मौजूद तमाम की तमाम प्रोटीन्स जो हैं वो रिमूव हो जाती हैं और एक्वस मीडियम में या एक्वस सॉल्यूशन में हमारे पास न्यूक्लिक एसिड बच जाता है। लेकिन ये जो मेथड है ये इतना ज़्यादा डिज़ायरेबल नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि जब हम मल्टीपल फिनोल एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उससे जो डीएनए होता है वो डीनेचर हो जाता है। सो डीएनए की डीनेचरेशन से बचने के लिए हम फिनोल एक्सट्रैक्शन से पहले ऐसे केस में अगर प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन किसी सेल्स में बहुत ज़्यादा है तो फिनोल एक्सट्रैक्शन से पहले हम प्रोटीएसिस एंजाइम्स यूज़ कर लेते हैं या प्रोटीन एजिस एंजाइम्स। अब हमने ऐसे केस में प्रोटीएसिस एंजाइम्स जो यूज़ किए हैं वो प्रोटीन्स को डीनेचर कर देंगे, प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड्स में उनकी ब्रेकडाउन कर देंगे और वो जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं दे कैन ईजिली बी रिमूव्ड बाय फिनोल। अब जो आरएनए है न्यूक्लिक एसिड में, डीएनए और आरएनए 2 चीज़ें होती हैं, हमें तो डीएनए रिक्वायर्ड है। आरएनए ज़्यादातर जो है फिनोल ट्रीटमेंट के साथ रिमूव हो जाता है, लेकिन जो आरएनए बच जाता है उसे हम डीनेचर कर देते हैं राइबो न्यूक्लियस एंजाइम यूज़ करके। राइबो न्यूक्लियस एंजाइम एक ऐसा एंजाइम होता है जो आरएनए को डीनेचर कर देता है। जो सेकंड मेथड है हमारे पास सेल एक्सट्रैक्ट से डीएनए की प्योरीफिकेशन का, दैट इज़ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। हमें पता है कि डीएनए या आरएनए
न्यूक्लिक एसिड जो हैं इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर हम किसी पॉजिटिव चार्ज को यूज़ करें जो कि इस नेगेटिव चार्ज डीएनए, आरएनए या प्रोटीन्स के साथ केमिकल बॉन्डिंग बना ले और इन्हें सेपरेट कर दे, उसके बाद हम उस मटेरियल को, पॉजिटिवली चार्ज सब्सटेंस को रिमूव कर दें, तो इस तरह हम इस डीएनए को, आरएनए को और प्रोटीन्स को इस मीडियम में से, सेल एक्सट्रैक्ट में से रिमूव कर सकते हैं। अब इसके लिए डीएनए, आरएनए दोनों नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो कि बाइंड करती हैं किसी भी पॉजिटिवली चार्ज रीजन्स के साथ। ऐसे मटेरियल जिनको हम क्रोमेटोग्राफी में यूज़ कर रहे होते हैं, और यहाँ पे मोस्टली हम पोटाशियम आइंस या मोनोवेलेंट आइंस जो हैं वो यूज़ करते हैं। द ग्रेजुअली इंक्रीजिंग इन द साल्ट कंसनट्रेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स कैन बी डिटैच फ्रॉम द रीजन। आप इन शॉर्ट यूँ समझें, ये हमारे पास एक डायग्राम है। इस डायग्राम पे अगर फोकस करें तो हमारे पास जितना भी सेल एक्सट्रैक्ट है, उस सेल एक्सट्रैक्ट में तमाम के तमाम मटेरियल्स हैं। बजाय इसके कि हम डीएनए के अलावा तमाम सब्सटेंसेस को डीनेचर करें, हमने इनको सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने का मेथड ये है कि जितनी भी पॉजिटिवली चार्ज्ड मटेरियल्स को हमने सेपरेशन के लिए यूज़ किया है, जिन्हें रीजन्स का नाम दिया गया है, वो तमाम की तमाम नेगेटिवली चार्ज मटेरियल्स के साथ जो कि डीएनए, आरएनए या प्रोटीन्स हैं, बॉन्डिंग बना लेंगी, और बाकी जो पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल्स होंगे वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे फर्स्ट स्टेप के अंदर। यहाँ से पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल्स जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज मटेरियल्स इस मीडियम के अंदर ट्रैप हो गए हैं। अब जो नेक्स्ट फेज़ है हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप है, उसमें हमने ये करना है कि साल्ट यूज़ करना है। अब साल्ट की एक ऑप्टिमम कंसंट्रेशन हमने ऐड करनी है। साल्ट की इतनी कंसंट्रेशन ऐड करनी है कि आरएनए और प्रोटीन्स जो हैं, क्योंकि इनकी बाइंडिंग कैपेसिटी कम है, सो दैट्स वाई वो कम कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट या लो कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट पर भी रिमूव हो जाएंगी। फर्स्ट आरएनए और प्रोटीन्स रिमूव होंगी। अब नेक्स्ट सेकंड फेज़ में हम फर्दर साल्ट को ऐड करेंगे, तो जो रीजन्स हमने इसमें डाली थी या मोनोवेलेंट आइंस डाले थे, उन मोनोवेलेंट आइंस से डीएनए भी सेपरेट हो जाएगा और वो भी नीचे अलग से एक हम टेस्ट ट्यूब में या फ्लास्क में कलेक्ट कर सकते हैं। सो ये हमारे पास एक बेसिक स्टेप है जिसमें हमने पहले पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल्स को सेल एक्सट्रैक्ट में से रिमूव कर दिया, क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए से नेगेटिवली चार्ज इस कॉलम के अंदर ही रिटेन रहे। नेक्स्ट फेज़ में हमने साल्ट को ऐड किया, तो वो वाले मटेरियल्स जिन पर कम नेगेटिव चार्ज था, जैसा आरएनए और प्रोटीन्स, वो रिमूव हो गए। फिर लास्ट फेज़ में हमने फर्दर साल्ट को ऐड किया, तो वो वाले सब्सटेंसेस जिन पर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज था वो रिमूव हुए, जैसा कि डीएनए। प्योरीफिकेशन ऑफ डीएनए का जो हमारे पास लास्ट स्टेप है, दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ डीएनए कंसंट्रेशन। हमने ये मेजर करना है कि हमने जो डीएनए सेपरेट किया है उसकी कंसंट्रेशन क्या है। ये जो कंसंट्रेशन है हम सिंपली ऑप्टिकल डेंसिटी या स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के मेथड से यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर हम किसी भी सोल्यूशन में से लाइट को पास ऑन करते हैं, यूवी लाइट को या आईआर लाइट को, सो उसमें से कुछ उसका पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है उस सॉल्यूशन के अंदर और कुछ पास ऑन कर जाता है। अब जितना पार्ट एब्जॉर्ब होगा वो इस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि उसकी कंसंट्रेशन क्या है, और जितना पार्ट पास ऑन होगा हम उसे नोट कर लेंगे, और इन दोनों के डिफरेंस से हम कंसंट्रेशन जो है किसी भी सॉल्यूशन की वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ये है, यूजुअली जो एब्जॉर्बेंस होती है वो हम कितने नैनोमीटर की वेवलेंथ उसके लिए यूज़ करते हैं। हम उसके लिए 260 नैनोमीटर वेवलेंथ यूज़ करते हैं। डेफिनेटली इट इज़ बिलो वायलेट, सो इट इज़ यूवी रेंज। नेक्स्ट हमारे पास है कि ये जो एब्जॉर्बेंस है, अगर 1 आए, 1 एब्जॉर्बेंस इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि हमारे पास जो डीएनए है उसकी कंसंट्रेशन 50 मिलीग्राम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है पर ml। इट मीन्स दैट अगर एब्जॉर्बेंस 1 आएगी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड से हमारे प्योरीफाइड डीएनए की, सो 1 एब्जॉर्बेंस इस चीज़ को इंडिकेट करेगी कि 1 ml जो सोल्यूशन है डीएनए का उसमें 50 मिलीग्राम डीएनए है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया था बैक्टीरियल ग्रोथ में कि 2 to 3 जो हमारे पास उसकी एब्जॉर्बेंस या ऑप्टिकल डेंसिटी आएगी, वो इस चीज़ को इंडिकेट करती है दैट इट इज़ 10⁻⁹ और समथिंग, वो जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें डिस्क्राइब्ड है। अल्ट्रा वायलेट एब्जॉर्बेंस कैन आल्सो बी यूज्ड। इसके अलावा हम जो प्योरिटी है इसकी, उसको चेक करने के लिए भी
जो एब्जॉर्बेंस है उसको यूज़ कर सकते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री को। आपने एक एब्जॉर्बेंस 260 नैनोमीटर पे लेनी है, सेकंड एब्जॉर्बेंस लेनी है 280 नैनोमीटर पे। इन दोनों के दरमियान रेशो फाइंड आउट कर लेनी है। अगर ये रेशो 1:8 है तो आपका मीडियम प्योर है, बट इफ़ इट इज़ लेस देन 1:8 तो आपका मीडियम जो है वो कॉन्टेमिनेटेड है। ये हमने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग ही हम मीडियम की जो प्योरिटी है या उसकी कॉन्टेमिनेशन है उसे कंसीडर करते हैं। हमने डीएनए की प्रिपरेशन या टोटल सेल डीएनए की जो प्योरीफिकेशन है उसके मेथड को डिस्कस किया, जिसमें हमने बैक्टीरिया को यूज़ किया है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या सिर्फ बैक्टीरिया का ही डीएनए प्रिपेयर किया जाता है टोटल सेल डीएनए? ऐसा नहीं है, हम एनिमल्स का भी और प्लांट्स का भी जो टोटल सेल डीएनए है उसे प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि ऑर्गेनिजम्स वेरी कर रहे हैं, केमिकल नेचर, केमिकल कंपोजिशन जो है सेल्स की वो वेरी करेगी। जो हमारे पास बेसिक मेथड है या स्टेप्स हैं या केमिकल रीजेंट्स हैं जो कि डीएनए प्रिपरेशन में यूज़ हो रहे हैं वो भी वेरी करेंगे। जब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की या बैक्टीरिया की बात करते हैं तो उसके केस में हम सेल मेम्ब्रेन की लाइसिस के लिए मोस्टली लाइसोजाइम्स को यूज़ करते हैं, लेकिन एनिमल या प्लांट सेल्स के केस में ऐसा नहीं होता। अगर हम प्लांट सेल्स की जो लाइसिस है या स्प्लिटिंग है या एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो उसके केस में हम लाइसोजाइम्स को यूज़ नहीं कर सकते। हम जो मैकेनिकल या फिज़िकल मेथड्स हैं उनको यूज़ करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल कि हम प्लांट सेल्स का जो फ्रोज़न मटेरियल है उसको मोर्टर या पेसल के साथ जो है वो ग्राइंड करेंगे, जिससे सेल वॉल्स जो हैं उनकी रप्चरिंग हो जाएगी और जो इनर सेल कंटेंट्स हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे, सेल एक्सट्रैक्ट जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास जो बैक्टीरियल सेल्स हैं वो रिलेटिवली सिंपल होते हैं और उनमें जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो केमिकल नेचर है वो भी मोस्टली प्रोटीन्स, आरएनए या डीएनए होती है। तो जिसे हम फिनोल एक्सट्रैक्शन या उसके अलावा प्रोटीएसिस को यूज़ करके और आरएनए को रिमूव करने के लिए राइबोन्यूक्लियेज, तो ये बेसिक जो हैं हमारे पास सिंपल मेथड्स हैं, सिंपल ट्रिक्स हैं जिनको यूज़ करके हम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। प्रोटीन्स को रिमूव करने के लिए फ़िनोल यूज़ कर लिया जिसने प्रोटीन के प्रेसिपिटेट्स बना दिए, आरएनए को रिमूव करने के लिए हमने राइबोन्यूक्लियेज यूज़ कर लिया। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्लांट सेल्स की तो प्लांट सेल्स के केस में प्रोटीन्स के अलावा भी डिफरेंट टाइप्स के बायोकेमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। स्पेशली हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिनको हम फिनोल एक्सट्रैक्शन के मेथड से रिमूव नहीं कर सकते जैसा कि प्रोटीन्स को रिमूव करते हैं। प्लांट सेल्स के केस में अगर हम डीएनए को सेपरेट करना चाह रहे हैं तो पहले जो 2 स्टेप्स हैं बेसिक वो तो सेम है। जैसे अभी हमने एक स्टेप ऊपर डिस्कस किया है कि हमने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सेल कल्चर प्रिपेयर करना है। कल्चर प्रिपेयर करने के बाद एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करना है। एक्सट्रैक्ट प्लांट सेल्स के एक्सट्रैक्ट को प्रिपेयर करने के लिए हमने उसके जो फ्रीज्ड प्लांट मटेरियल है उसको ग्राइंड किया है मॉर्टर के साथ। अब नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप है प्लांट्स के केस में वो ये है कि हमने डिटर्जेंट यूज़ करना है। CTAB डिटर्जेंट है हमारे पास जो कि डायरेक्टली कोएगुलेट कर जाता है, प्रेसिपिटेट्स बना देता है डीएनए के साथ कोएगुलेट करेगा और उसके प्रेसिपिटेट्स बना देगा। अब हमारे पास सॉल्यूशन की फॉर्म में तमाम के तमाम सेल कंटेंट्स होंगे, सेल एक्सट्रैक्ट होगा और जो डीएनए होगा वो डिटर्जेंट के साथ प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में होगा। देन हम इन प्रेसिपिटेट्स को सेपरेट कर लेंगे, जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाया गया है कि इनिशियली हमने सेल कल्चर जो है सेल वो प्रिपेयर किया है, देन उसे सेल एक्सट्रैक्ट निकाला है। देन वो हमारे पास जो सेल एक्सट्रैक्ट है उसके साथ हमने CTAB डिटर्जेंट को मिक्स किया है। CTAB डिटर्जेंट मिक्स होने के बाद प्रेसिपिटेट्स बन गए हैं डीएनए के प्रेसिपिटेट्स बनने के बाद हमने सेंट्रीफ्यूगेशन कर ली है। अब ये हमारे पास एक्सट्रैक्ट आ गया है जिसमें न्यूक्लिक एसिड है और CTAB डिटर्जेंट है। अब अगला स्टेप ये है कि हमने साल्ट्स को यूज़ करना है और साल्ट्स को यूज़ करके हमने ये जो CTAB है इसे सेपरेट कर देना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ऊपर हमने साल्ट्स को यूज़ करके वो जो पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल्स थे जिन्होंने डीएनए या आरएनए के साथ कम्प्लेक्सेस बनाए थे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी मेथड में, तो सेम उसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने साल्ट्स को यूज़ किया तो डीएनए जो है वो डिटर्जेंट से सेपरेट हो गया। देन हमने उसकी प्रिपरेशन जो है वो प्रिपेयर कर लिया उसको किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, आइदर इन वाटर और इथेनॉल।
क्योंकि हम डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शंस मीडिया को यूज़ करते हैं जिसमें से हमने डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना होता है। सो दैट्स वाई जो हमारे पास बेस्ट अप्रोच है, बेस्ट मेथड है इसके लिए वो क्रोमेटोग्राफिक मेथड है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफिक मेथड। उसकी रीज़न ये होती है, ये जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफिक मेथड है ये चार्जेस की बेस पर मटेरियल्स को एक दूसरे से सेपरेट करता है। बिल्कुल इसी तरह का एक और मेथड होता है विच इज़ कॉल्ड एज ग्वानिडीनियम थायोसाइनेट मेथड। अब इसमें ये हमारे पास एक मीडियम है ग्वानिडीनियम थायोसाइनेट जिसको हम यूज़ करते हैं प्योरीफिकेशन के लिए, डीएनए प्योरीफिकेशन के लिए। इसकी दो करैक्टरिस्टिक्स हैं, दो प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट ये है कि ये न्यूक्लिक एसिड के अलावा तमाम के तमाम मटेरियल्स को डीनेचर कर देता है। और इसका जो सेकंड करैक्टर होता है वो ये होता है, द प्रेजेंस ऑफ द ग्वानिडीनियम थायोसाइनेट डीएनए बाइंड्स टाइटली टू द सिलिका। अब हमारे पास ग्वानिडीनियम थायोसाइनेट जो है इसकी प्रेजेंस में जितना भी डीएनए होगा ये सिलिका के साथ SiO2 के साथ बाइंड कर जाता है। इसके केस में ये होगा, ये जो डीएनए है दिस प्रोवाइड्स एन इजी वे ऑफ रिकवरिंग डीएनए फ्रॉम द डीनेचर्ड मिक्स ऑफ बायोकेमिकल्स। के हमने एक ही मीडियम को यूज़ किया है ग्वानिडाइनियम थायोसाइनेट जिसने ना सिर्फ डीएनए या न्यूक्लिक एसिड के अलावा बाकी तमाम मटेरियल्स को डीनेचर कर दिया है बल्कि डीएनए को भी सिलिका के साथ बाइंड कर दिया है। अब हमारा अगला स्टेप डेफिनेटली ये होगा कि हमने सिलिका से डीएनए को सेपरेट करना है। सिलिका इज़ प्लेस्ड इन द कॉलम। अब हमने सिलिका को कॉलम क्रोमेटोग्राफी में से गुजारा है और इस प्रोसेस में जितना भी सिलिका है वो कॉलम में रह गया और जो डीएनए है वो सॉल्वेंट के साथ रिमूव हो गया है। एक्सट्रैक्ट की फॉर्म में हमारे पास प्योरीफाइड फॉर्म में डीएनए सेपरेट हो गया।